फ़ोटोशॉप ट्यूटोरियल सिर्फ 10 मिनट में। आज हम जानेंगे फ़ोटोशॉप कैसे चलाते हैं सिर्फ 10 मिनट में। फ़ोटोशॉप के सारे टूल्स, फ़ोटोशॉप के इंटरफ़ेस, फ़ोटोशॉप के हर एक ऑप्शंस के बारे में डिटेल से बताएँगे। आइए चलिए स्क्रीन पर चलते हैं। स्क्रीन पर आते हैं, फ़ोटोशॉप पर क्लिक करते हैं और एंटर करते हैं, ठीक है? जैसे फ़ोटोशॉप के आइकॉन पे हम क्लिक करेंगे तो फ़ोटोशॉप का इंटरफ़ेस खुलने लगेगा। कभी-कभी थोड़ा-सा टाइम लेता है, डिपेंड करता है आपके पीसी की स्पीड के ऊपर। जैसे ही फ़ोटोशॉप खुल जाता है, उसमें कुछ इंटरफ़ेस इस तरह से सामने आते हैं, जहाँ पर लिखा होता है ये क्रिएट और लिखा होता है ओपन के बारे में, ठीक है? ये क्रिएट मतलब होता है क्रिएट न्यू, यानी कि इससे आप किस तरह से नई फ़ाइल को क्रिएट कर सकते हैं। नई फ़ाइल हम किस लिए क्रिएट करते हैं? किसी भी चीज़ का डिज़ाइन बनाने के लिए। फ़ोटोशॉप पे जब हम काम करते हैं तो कुछ ना कुछ तो हमको बनाना होता है। क्या-क्या बना सकते हैं? हर तरह की डिज़ाइनें, हर साइज़ की डिज़ाइनें बना सकते हैं, ठीक है? जैसे फ़ोटो हो गया, बैनर हो गया, थंबनेल हो गया, बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। तो क्रिएट न्यू में जाकर के हम फ़ोटोशॉप को वो डिटेल बताते हैं कि हमको क्या बनाना है और किस साइज़ का बनाना है, ठीक है? तो सबसे पहले हम क्रिएट न्यू पर क्लिक करते हैं। जैसे ही क्रिएट पे क्लिक करेंगे, हमारे पास ये एक पॉपअप विंडो खुलकर सामने आ जाएगा, ठीक है? इस विंडो में देखिए कई चीज़ें लिखी हुई है, जैसे रिसेंट लिखा हुआ है, सेव लिखा हुआ है, फ़ोटो लिखा हुआ है, प्रिंट लिखा हुआ है, आर्ट लिखा हुआ है, वेब, मोबाइल और वीडियो, फ़िल्म एंड वीडियो, ठीक है? ये क्या है कि जो भी फ़ोटोशॉप में नॉर्मली काम करते हैं, फ़ोटोशॉप की कंपनी ने जो प्रीसेट दिया हुआ है, उस चीज़ का प्रीसेट यहाँ पर मौजूद है कि हमको अगर पता नहीं है, हमको क्या काम करना है, उसकी साइज़ और उसका रेज़ोल्यूशन के बारे में, तो यहाँ से हम डायरेक्ट प्रीसेट सिलेक्ट कर सकते हैं। साइज़ तो आप समझ ही सकते हैं कि जो भी साइज़ बनाना है हमको, उसका लंबाई और चौड़ाई कितना है। रेज़ोल्यूशन क्या होता है, ये मैं बता देता हूँ। रेज़ोल्यूशन का मतलब होता है कि जो भी फ़ोटो या फ़ाइल हम बना रहे हैं, उसमें पर इंच या पर सेंटीमीटर कितना रेज़ोल्यूशन होना चाहिए। रेज़ोल्यूशन मतलब होता है पिक्सल, छोटे-छोटे बिंदी पिक्सल होते हैं, लाइट्स होते हैं जो कि डिस्प्ले में या फ़ोटो में शो करते हैं, जिससे मिलकर एक हमारा पूरा फ़ोटो तैयार होता है, वीडियो भी तैयार होता है, ठीक है? तो उसमें जो है हमको डिसाइड करना होता है कि एक फ़ोटो कितने रेज़ोल्यूशन का होना चाहिए। जितना ज़्यादा रेज़ोल्यूशन होगा, उतना फ़ोटो जो है अच्छा होगा, साफ़ दिखेगा, जितना कम रेज़ोल्यूशन होगा जितना कम रेज़ोल्यूशन होगा फ़ोटो उतना ही धुंधला दिखेगा। लेकिन रेज़ोल्यूशन पे ही डिपेंड करती है फ़ाइल की साइज़, यानी कि हमारी एक फ़ाइल 10 एमबी की हो सकती है, 5 एमबी की हो सकती है और 50 एमबी की भी हो सकती है। जितना ज़्यादा रेज़ोल्यूशन रखेंगे, उतनी क्लियर फ़ोटो होगी और उतनी ही हैवी फ़ाइल होगी। जितना कम रेज़ोल्यूशन रखेंगे, फ़ोटो उतनी हल्की होगी और धुंधली होगी, ठीक है? इस बात को अच्छे से समझ गए? जैसे हम अगर किसी दुकान का बोर्ड, बैनर, फ्लेक्स डिज़ाइन करते हैं, तो उसमें रेज़ोल्यूशन कम रखते हैं क्योंकि वो बोर्ड या बैनर जो है बहुत बड़ा साइज़ में होता है, उसकी फ़ाइल जो है बहुत बड़ी हो सकती है, इसलिए रेज़ोल्यूशन 100 टू 72 के बीच में रखते हैं। नॉर्मली 72 रखा जाता है। और अगर हम फ़ोटो डिज़ाइन करते हैं, ठीक है? एल्बम की डिज़ाइन करते हैं, वेडिंग एल्बम की, तो इसमें रेज़ोल्यूशन हम 200 रखते हैं और अगर छोटी साइज़ की फ़ोटो हम डिज़ाइन करते हैं 5-7 या 4-6 या पासपोर्ट फ़ोटो तो उसमें रेज़ोल्यूशन हम 300 का रखते हैं, ठीक है? इस बात को आप समझ गए कि अगर हमको छोटी फ़ोटो बनानी है तो ज़्यादा रेज़ोल्यूशन रखेंगे, बड़ी फ़ोटो बनानी है, बड़ा बैनर बनाना है तो कम रेज़ोल्यूशन रखेंगे, ठीक है? अब इसमें हम देखते हैं कि यहाँ पे सेंटीमीटर लिखा हुआ है, यहाँ पे विड्थ लिखा हुआ है। विड्थ मतलब होता है चौड़ाई और सेंटीमीटर मतलब होता है कि जो चौड़ाई है वो सेंटीमीटर में रखें या उसको जो है पिक्सल में रखें या इंच में रखें। यहाँ से मिलीमीटर में रख सकते हैं, पॉइंट्स में रख सकते हैं और पिक्सल में रख सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारी जो साइज़ है, जो कुछ हमको बनाना है, वो किस साइज़ का है। जैसे अगर हमको एक फ़ोटो बनानी है 4/6 की, तो यहाँ पर जो है हम इंच में रखेंगे। इंच में जाएँगे और उसकी विड्थ कितनी है, हम 4 डिसाइड करेंगे कि 4/6 में अगर हमको एक फ़ोटो चाहिए, तो उसकी विड्थ हम 4 रखेंगे और उसकी हाइट 6 रखेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे हम 6 लिख देंगे और ये इंच में है, यानी कि 4/6 इंच। अच्छा, अभी मैंने बताया फ़ोटो का रेज़ोल्यूशन हम 300 रखते हैं, ठीक है? क्योंकि फ़ोटो छोटी है और फ़ोटो बड़ी होगी, बड़े साइज़ का होगा, तो हम रेज़ोल्यूशन कम कर लेंगे, ठीक है? अब यहाँ पे लिखा हुआ है पिक्सल पर सेंटीमीटर, तो पिक्सल पर सेंटीमीटर में बहुत ज़्यादा पिक्सल आ जाएगा, इसलिए हम इसको पिक्सल पर इंच रखेंगे, ठीक है? उसके बाद आरजीबी कलर क्या होता है? आरजीबी कलर का मतलब होता है रेड, ग्रीन, ब्लू कलर। जैसे जो भी फ़ोटोज़ हम बना रहे हैं, जो भी फ़ाइल बना रहे हैं, वो हमारे पे डिपेंड करता है कि हम उसका क्या यूज़ करेंगे। जैसे हमारा कंप्यूटर है, मॉनिटर है या प्रिंटर है, किस पे देखना है, हमको फ़ोटो प्रिंट करानी है, हमको फ़ोटो डिस्प्ले पे देखना है, टीवी पे देखना है या यूट्यूब पे लगाना है, ठीक है?
तो जिस चीज़ पे लगाना है उसी हिसाब से हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे कि उसमें कितने कलर्स हैं, वो आरजीबी है या सीएमवाईके है। सीएमवाईके का मतलब होता है, यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर लिखा हुआ है सीएमवाईके कलर, ठीक है। इसका मतलब होता है कि इसमें 4 कलर हैं, सियान, मैजेंटा, येलो और के का मतलब होता है ब्लैक, ठीक है। तो जिस चीज़ में यानी कि प्रिंटर में 4 कलर पड़ते हैं तो हम सीएमवाईके में फाइल वो बनाएंगे और प्रिंट करेंगे, और जिसमें आरजीबी यानी 3 कलर पड़ते हैं, रेड, ग्रीन, ब्लू, उसमें हम आरजीबी पे बनाएंगे, ठीक है। तो अक्सर जो है कि जो हमारी फोटोज़ वगैरह हैं वो आरजीबी पे बनती हैं, जो हमारे मॉनिटर वगैरह होते हैं वो आरजीबी के होते हैं, ठीक है। और ऐसे कुछ प्रिंटर हैं जिसपे पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो प्रिंट की जाती है, उसमें 4 कलर पड़ते हैं, कुछ 3 भी आते हैं, या बोर्ड, बैनर, फ्लैक्स जो होते हैं बड़े साइज़ में दुकानों पे प्रिंट होते हैं, उसमें 4 कलर पड़ते हैं। तो उसमें सीएमवाईके का यूज़ हम करते हैं, ठीक है। तो ये डिसाइड हो गया, हम समझ गए कि कलर क्या होता है, कलर मोड में आरजीबी और सीएमवाईके, रेज़ोल्यूशन क्या होना चाहिए, हाइट कितना होना चाहिए, विड्थ कितना होना चाहिए, ठीक है। अब हम इस कंपनी ने जो भी प्रीसेट दी है उसके बारे में जानते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने रिसेंट में कोई भी चीज़ यूज़ किया अगर, तो वो यहाँ पर फ़ाइल शो करेगा, ठीक है। ये साइज़ है सिर्फ़, और उसके बाद जो है फ़ोटो पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फ़ोटो की हर साइज़ यहाँ पर शो करती है, ठीक है, कि 6x12 की फ़ोटो है, 3x2 की फ़ोटो है, 6:4 की है, 7x5 की फ़ोटो है। यानी कि ये फ़ोटो के सारे साइज़ हैं, क्योंकि ऊपर फ़ोटो लिखा हुआ है, उसके जो भी प्रीसेट साइज़ आते हैं वो यहाँ पर हैं। इसी तरह प्रिंट में जाएँगे तो हम जो भी प्रिंटर लेते हैं उसमें लेटर साइज़ होता है, लीगल साइज़ होता है, ठीक है, A4 साइज़ होता है, A3 होता है, A5 होता है। तो इस तरह के प्रीसेट हमको यहाँ पर मिल जाते हैं, जिससे हम आसानी से रेज़ोल्यूशन और साइज़ ना जानते हुए भी उसके नाम से हम बना सकते हैं फ़ाइल, ठीक है। इस तरह से वेब पे क्लिक करेंगे, तो जो भी कॉमन वेब पे फ़ाइलें वगैरह लगती हैं, इंटरनेट पर यूज़ होती हैं, थंबनेल वगैरह और सारी चीज़ें, उसका प्रीसेट यहाँ पे दिया होता है, ठीक है। इसके बाद जो है मोबाइल का साइज़ दिया होता है कि मोबाइल में जो है किस-किस साइज़ में डिस्प्ले होता है, हमको कोई डिज़ाइन बनाना है, सारे मोबाइल का अलग-अलग साइज़ होता है, तो ये प्रीसेट ऑलरेडी दिया हुआ है कि उसके साइज़ के हिसाब से हम अपना डिज़ाइन बना सकते हैं, ठीक है। इसके बाद फ़िल्म एंड वीडियो पर जाएँगे, तो यहाँ देखेंगे कि जो भी फ़िल्म और वीडियो बनती है, जो कैमरे में वीडियो रिकॉर्ड होती है, उसका भी साइज़ यहाँ पर दिया हुआ है कि आप किस साइज़ में जो है प्रीसेट दिया हुआ है, आपको डिज़ाइन बनाना है, तो डायरेक्ट उस रेज़ोल्यूशन का और उस साइज़ का यहाँ से प्रीसेट आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप समझ गए कि प्रीसेट क्या है, उसके बाद आपने समझ लिया साइज़ क्या है, विड्थ क्या है, विड्थ क्या है और हाइट क्या है, पिक्सेल्स क्या है, इंच क्या है, सेंटीमीटर क्या है, ये सारी चीज़ें आपने समझ ली कि आपको साइज़ कैसे सेलेक्ट करना है, रेज़ोल्यूशन कैसे सेलेक्ट करना है, ये भी आपने जान लिया कि बड़े फ़ाइल का कम रेज़ोल्यूशन और छोटे फ़ाइल का ज़्यादा रेज़ोल्यूशन हम सेलेक्ट करते हैं, और पिक्सल पर इंच भी रख सकते हैं, पर सेंटीमीटर भी रख सकते हैं। लेकिन हमको देखना होगा कि वो फ़ाइल कितनी बड़ी है और कितनी छोटी है। जितना ज़्यादा पिक्सल उतना ज़्यादा फ़ोटो क्लियर होगा, जितना कम पिक्सल उतना फ़ोटो अच्छा नहीं होगा, धुंधला होगा, ठीक है? कलर आरजीबी आप समझ गए हैं, इसके बाद सीएमवाईके भी आप रख सकते हैं, ठीक है? ये सारी चीज़ें हैं, उसके बाद जो है जब हम कंप्लीट कर लेंगे एक सेटअप, हम डिसाइड कर लेंगे हमको क्या बनाना है, तो उसको सेलेक्ट करके किसी एक को सेलेक्ट करके यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक कर देंगे। जैसे क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो हमारी एक फ़ाइल यहाँ पे जनरेट हो जाएगी, ठीक है? ये देखिए सामने जो है पूरा इंटरफ़ेस है, ये एक पेज हमारा जो है, ये एक पेज हमारा जो है सामने दिख रहा है, और इसके साइड में ये सारे टूल्स हैं। अब इस टूल्स के बारे में भी एक-एक करके हम जानेंगे, और यहाँ से देखिए जो ऊपर जो है बार दिया हुआ है, फाइल, एडिट, इमेज लेयर, इन सारे के बारे में हम एक-एक टूल्स के बारे में डिटेल से जानेंगे, ठीक है? पूरा वीडियो गौर से देखते रहिए, स्किप मत करिएगा, ठीक है? अब आगे देखते हैं इस टूल्स के बारे में। ये सबसे पहले ऊपर जो टूल्स है, इसको जो है मूव टूल कहते हैं। किसी भी चीज़ को यहाँ से हमको मूव कराना होगा तो इसका यूज़ करेंगे। जैसे मान लीजिए कि कोई भी एक बॉक्स यहाँ बना लेते हैं हम। मैंने एक बॉक्स बनाया, बॉक्स कैसे बनाते हैं वो भी अभी हम बताएँगे, ठीक है? एक बॉक्स बना लिए, इस बॉक्स को हमको मूव करना है, तो हम इसको ऐसे मूव कर सकते हैं, यहाँ दाएँ-बाएँ, लेफ्ट राइट जो भी करना चाहें कर सकते हैं, किससे? ये मूव टूल की मदद से, ठीक है? अच्छा, इसी तरह का अगर हमको दूसरा बॉक्स बनाना है, ठीक है? तो क्या करेंगे? ये एक टूल्स होता है जिसको रेक्टेंगल टूल्स कहते हैं, ठीक है? इससे किसी भी चीज़ को सेलेक्ट कर सकते हैं आप, ठीक है? इसको रेक्टेंगल में भी सिलेक्ट कर सकते हैं और सर्किल में भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे इस पे क्लिक करके प्रेस करके रखेंगे तो यहाँ पे सर्किल आएगा, रेक्टेंगल आएगा, ठीक है? और भी कई तरह के आएँगे। हम सर्किल में भी सिलेक्ट कर सकते हैं, इस पे सर्किल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे तो देखिए सर्किल बन रहा है, और ये रेक्टेंगल था, ठीक है? तो किसी भी चीज़ को हम सिलेक्ट करने के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आता है लॉसर टूल्स। लॉसर टूल्स के बारे में भी हम जानते हैं, इस पे क्लिक करेंगे तो किसी भी चीज़ को हम लॉसर टूल की मदद से सिलेक्ट कर सकते हैं। ये सारे टूल सिलेक्ट का काम करते हैं, ठीक है? जैसे मान लीजिए कोई भी मैनुअली हमको इस तरह से कुछ भी सिलेक्ट करना है, ये ऐसे हमने कर दिया,
तो ये सिलेक्शन हो गया, जबकि ये सर्किल से सिलेक्शन नहीं हो पाता और रेक्टेंगल से सिलेक्ट नहीं हो पाता, लेकिन लोसो टूल से हम किसी भी तरह की कोई भी डिजाइन कैसी भी हो हम ऐसे सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगला है ऑब्जेक्ट सिलेक्टिंग टूल्स। ठीक है, इस टूल से जो हम किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि कोई एक फोटो है, उस फोटो में जो है कि दो बच्चे हैं और उस फोटो में दो बच्चे हैं और पीछे बैकग्राउंड्स वगैरह है, पेड़ वगैरह है, ठीक है, नेचर की चीजें हैं। अब मैं चाहता हूं कि सिर्फ वो दो बच्चे सेलेक्ट हो, पेड़ ना सिलेक्ट हो, बैकग्राउंड सिलेक्ट ना हो, आसमान सिलेक्ट ना हो, सिर्फ दो बच्चे सिलेक्ट हो, तो इस टूल्स का यूज करते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन, यानी कि ये किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता है, जैसा कि यहाँ एग्जाम्पल में दिखा रहा है। देखिए, एक चाय का प्लेट है और उसमें कप रखा हुआ है, और जैसे ही उस पर क्लिक करते हैं तो सिर्फ प्लेट और कप जो है सिलेक्ट होता है, जैसा कि आपको सामने दिख रहा है। ठीक है, इस तरह से किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हमको सिलेक्ट करना है किसी फोटो में से, किसी फाइल में से, तो इसका यूज करते हैं। इसके बाद जो है क्रॉप का ऑप्शन, इसके बाद क्रॉप टूल्स का ऑप्शन आता है। क्रॉप टूल में किसी भी फोटो को जो है हम क्रॉप कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं अपने साइज के हिसाब से, जैसे कि वो हमारी साइज में फिट नहीं हो रहा है या हमको उस चीज का किसी एक छोटा सा हिस्सा चाहिए, तो उस फाइल को हम क्रॉप करके यूज कर सकते हैं। बाकी बाकी बाहर का हिस्सा वो क्रॉप हो जाता है। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम आई ड्रॉप टूल्स के बारे में। ठीक है, आई ड्रॉप टूल्स ये है, इससे किसी भी कलर को हम पिक कर सकते हैं। ठीक है, इसको पिकर टूल्स भी कहते हैं, कि हमको कहीं भी कोई कलर दिखता है और उस कलर को हम पिक करना चाहते हैं किसी और जगह पर डालने के लिए, तो इससे हम यूज कर सकते हैं कि किस तरह से दूसरे फोटोज का कलर, किसी फूल का कलर, किसी का बैकग्राउंड पिक कर सकते हैं, सेम कलर हम कहीं और फील कर सकते हैं। अगले टूल्स के बारे में हम देखते हैं। अगला टूल्स हमारा जो है ये स्पॉट हीलिंग टूल ब्रश है। इससे जो है कहीं भी कोई भी चीजें खराब होती है, स्पॉट होता है, दाग होता है, चेहरे पे पिंपल्स होते हैं, वो सारी चीजें जो है आसानी से हटाई जा सकती हैं। ठीक है, इसके बाद आता है अगला टूल्स जो कि ब्रश टूल्स है। ठीक है, ब्रश टूल्स की मदद से हम किसी भी चीज को कलर कर सकते हैं, जैसे कि अभी मैंने बताया कि जो भी पिकर टूल्स है जिससे हम कलर उठाते हैं, और इस ब्रश टूल से जो है वही कलर दूसरी जगह हम फिल कर सकते हैं। उसके बाद आता है स्टैंपिंग टूल्स। इससे जो है किसी भी चीज का हम क्लोन बना सकते हैं, जैसे कि हमारी एक फोटो है या एक फोटो में फूल है और सारी चीजें हैं, वही फूल या फोटो हम दूसरी जगह क्लोन करना चाहते हैं, तो आप स्टैम्प क्लोन टूल्स की मदद से क्लोन कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है हिस्ट्री ब्रश टूल्स। इस टूल्स की मदद से कोई भी एडिटिंग किया गया हुआ, यानी क्लोन हमने किया या कहीं कलर किया या और सारी चीजें की हैं, तो उसको वापस हिस्ट्री में वापस ले जाने के लिए इस टूल्स का यूज करते हैं। यानी कि हमने जो भी एडिटिंग वहां पे की है उसकी पिछली हिस्ट्री इस ब्रश टूल्स से आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद इरेजर टूल्स आता है। इससे किसी भी चीज को हम इरेज कर सकते हैं। ठीक है, फाइल में कोई भी स्पॉट है, कोई भी जगह है, उसको इरेज कर देंगे। इरेज इरेज का मतलब ये है कि वहां से वो चीजें हट जाएगी, पीछे जो है ब्लैंक हो जाएगा। ऐसा नहीं कि पीछे कुछ आ जाएगा, ब्लैंक हो जाएगा, जैसा कि आप फोटो में देख रहे हैं। ठीक है, ये है ग्रेडियंट टूल्स। इस टूल की मदद से जो है हम फोटो में कलर डाल सकते हैं, बैकग्राउंड वगैरह में शेडो, दो कलर आपस में मिक्स कर सकते हैं, सारी चीजें। पूरे टूल्स के बारे में कैसे कैसे यूज हो रहा है एक एक स्टेप में सारे बताऊंगा, वीडियो में एकदम बने रहें, स्किप मत करें। ठीक है, इसके बाद आता है ब्लर टूल। ब्लर टूल से किसी भी चीज को हम ब्लर कर सकते हैं, जैसे कि कोई फोटो है, जैसे कि कोई फोटो है उसका बैकग्राउंड हमको ब्लर करना है, या कोई स्पेसिफिक जगह को ब्लर करना है, किसी एक के फेस को ब्लर करना है, तो आप ब्लर टूल से डायरेक्ट उसको ब्लर कर सकते हैं। सिर्फ स्पेसिफिक जगह पर जहां पर आप उस टूल्स को यूज करेंगे उसी जगह का ब्लर होगा, पूरी फोटो ब्लर नहीं होगी। इसके बाद आता है डोजी टूल्स। इस टूल से हम क्या करते हैं, किसी भी चीज को हाईलाइट कर सकते हैं। जैसे कोई भी एक फोटो है, उसमें कोई एक फूल हो गया, कोई एक ऑब्जेक्ट हो गया, कोई एक फोटो हो गई जो डार्क कलर की है, उसको थोड़ा लाइट करना है, तो इस टूल की मदद से उसको हम लाइट कर सकते हैं। उसके बाद आता है पेन टूल्स। पेन टूल से क्या करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम सिलेक्ट कर सकते हैं, किसी भी फोटो को सिलेक्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, यानी कि प्रीसेट के बिना अपने अकॉर्डिंग पेन टूल से हम किसी फोटो को सिलेक्ट करके उसकी कटिंग कर सकते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके कटिंग कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है टेक्स्ट टूल्स। टेक्स्ट टूल से फाइल में हम लिख टेक्स्ट टूल से फाइल में हम टेक्स्ट को लिखते हैं, किसी भी तरह के टेक्स्ट हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, गुजराती हो, मराठी हो, सारे टूल्स टेक्स्ट टूल से लिखे जा सकते हैं। सारे सारे टेक्स्ट इस टेक्स्ट टूल से लिखे जा सकते हैं, और इसमें आप फॉन्ट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सारे फॉन्ट्स के ऑप्शंस आ जाएंगे, यहाँ से किस तरह के फॉन्ट्स हमको यूज करने हैं, किस डिजाइन के फॉन्ट्स यूज करने हैं,
और उसमें जो है रेगुलर यूज करना है, बोल्ड, इटैलिक यूज करना है, सारी चीजें यहाँ से फॉन्ट के साइज सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉन्ट्स को यहाँ से राइट में या लेफ्ट में रखना चाहते हैं, फॉन्ट का कलर क्या होना चाहिए, यहाँ से हम चूज कर सकते हैं। ठीक है, ये अगला टूल्स है पाथ सिलेक्शन टूल्स। इस टूल से जो है हम किसी भी चीज का पाथ जो है सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, उसको लेफ्ट राइट कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, जैसे कि मूव टूल्स यूज होता है इसी तरह से इसका भी हम यूज कर सकते हैं। इसके बाद आता है रेक्टेंगल टूल्स, और इसी में आता है सर्किल टूल्स, राउंडेड टूल्स, ठीक है, पॉलीजन टूल्स। इस तरह के टूल्स आते हैं जिससे हम शेप बना सकते हैं। इस टूल्स का काम शेप बनाना है, किसी भी तरह के शेप हम यहाँ से बना सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है हैंड टूल्स। हैंड टूल की मदद से हम किसी भी फोटो को मूव कर सकते हैं, यानी पूरी फाइल या फोटो को एक साथ मूव करना, उसके अंदर के ऑब्जेक्ट को नहीं, पूरी फाइल मूव होती है, पूरे फोटोज मूव होते हैं। ठीक है, इसका शॉर्टकट की स्पेस भी होता है, अगर हमको इस पे नहीं जाना है, नहीं क्लिक करना है, तो डायरेक्ट स्पेस दबा करके भी माउस से हम पूरी फाइल या फोटो को मूव करा सकते हैं। इसके बाद आता है जूम टूल्स। जूम टूल्स की मदद से जो है किसी भी फाइल को जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। ठीक है, जैसा कि ये फोटो में आपको दिख रहा है, जूम हो सकता है, जूम आउट हो सकता है, जूम इन हो सकता है। ठीक है, और इसका यूज Z से भी किया जाता है। Z दबाएंगे तो ये टेक्स्ट, Z दबाने से ये टूल सेलेक्ट हो जाता है, उसके बाद जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद ये सबसे लास्ट में आता है कलर के लिए, कलर सिलेक्शन के लिए। ठीक है, बैकग्राउंड और फोरग्राउंड दोनों के लिए ये यूज होता है। बैकग्राउंड और फोरग्राउंड सेलेक्ट करने के लिए, दोनों का कलर सेलेक्ट करने के लिए यहाँ से यूज करते हैं। जैसे व्हाइट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं, रेड चाहिए, ब्लैक चाहिए, जो भी कलर चाहिए। यहाँ से मान लीजिए ऊपर हमको रेड करना है, रेड कर दिया, नीचे व्हाइट करना है तो हमने व्हाइट कर दिया। ठीक है, तो ये बैकग्राउंड और फोरग्राउंड का कलर सेलेक्ट करने के लिए होता है। ठीक है, ये सारी चीजें आपने जान ली आज टूल्स के बारे में। अगली वीडियो में मैं बताऊंगा किस तरह से फाइल एडिट, लेयर और सारी चीजें क्या क्या होती है और कैसे यूज होता है। और ये आज जितने भी टूल्स मैंने बताए हैं, इस सारे टूल्स के बारे में पूरा वीडियो एक्सप्लेन करेंगे स्टेप बाय स्टेप, इसलिए अगली वीडियो जरूर देखें। थैंक यू।